हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल मिनट्स ऑफ मैथ। प्यारे साथियों, आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ सी प्रोग्रामिंग का अगला पार्ट। लास्ट पार्ट हमने किया था, उसका अगला पार्ट है ये। इसमें हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी प्रोग्राम, कि हम को प्रोग्राम कैसे कैसे बनाया जा सकता है, या सी प्रोग्राम के कितने पार्ट होते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे, और एक सी प्रोग्राम हम बनाकर भी यहाँ पे देखेंगे। बच्चों, कहीं कोई घबराने वाली बात है नहीं। एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप सामने है ही, आपको पता है कि 50% कोर्स आप लोगों का हो चुका है। 50% कोर्स होने की वजह से आप सब सोच रहे होंगे अब कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ें और किस किस यूनिट की तैयारी हम करें। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। आप सब लगभग 2.5 यूनिट से 3 यूनिट आप तैयार करके जाएं, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर 2 यूनिट तैयार कर लेते हैं, काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। भाई अगर 2 यूनिट तैयार करके जाते हो तो मैटर इतना तैयार करो कि किसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2 यूनिट भी अच्छे से तैयार नहीं की हमने और पेपर देने चले गए तो अब क्वेश्चन आ गया उसमें से भी नहीं मिल रहा और कुछ तो हम पढ़ के आए नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है भाई। बाकी आपकी इच्छा, कैसे ही पढ़ें। मेरे लिए तो आप 1 यूनिट पढ़ के जाएँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है कि जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही आते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप रैंडमली पढ़ के जाओ। रैंडमली का मतलब जानते हो ना आप, रैंडमली पढ़ के जाओ कि आप के पास वो क्वेश्चन तो तैयार हों जो क्वेश्चन छोटे छोटे सब आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी पिछले 5 साल पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आप उनको पढ़ के जाओगे तो आपके को मतलब कि क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि नहीं। फिर आप आराम से 50% कोर्स 50% जो है सिलेबस का पूरे पेपर का वो अटैम्प्ट करिए। उस अटैम्प्ट करने के बाद अपना आराम से देखिए कि भाई हमारे पास हो गया तो आप बस पेपर दे के आ जाइए, ठीक है। वरना आप फिर सोचते रहेंगे कि अब ये 2 यूनिट तो मैंने करी थी, इसमें से मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन आता है, नीचे वाला नहीं आता, या एक क्वेश्चन आता है दूसरा नहीं आता, अब मैं क्या करूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन में तुक्का मारूंगा, ये तो होगा। मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करिए, बाकी आप सब समझदार हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग का ये पार्ट, और इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के। तो इसको देखिए, सी प्रोग्रामिंग में 6 भागों में बांटा गया है संरचना को, और 6 भागों में जो पहला भाग होता है वो है डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है। दूसरा पार्ट है लिंक सेक्शन, अभी सबको एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है डेफिनेशन सेक्शन, चौथा है डिक्लेरेशन सेक्शन, 5वां है वॉइड मेन सेक्शन जिसमें 2 होते हैं, डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन, और 6 है यूजर डिफाइन सेक्शन, ठीक है। इनके नाम आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हो सकता है पेपर में ये चीज़ ना पूछी जाए, लेकिन आपको इनके सेक्शन वाइज चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन में क्या काम होता है, जिससे हमारा सी प्रोग्राम बन के तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो सेक्शन होता है उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में सबसे स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन करते हो ना, उस क्वेश्चन का जो टाइटल होता है या जो क्वेश्चन होता है, उस प्रोग्राम का जो क्वेश्चन होता है लिखने के लिए हम इस सेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट सेक्शन का कार्य भी करता है, ये कमेंट सेक्शन का काम करता है। मतलब क्या करते हैं, जब जो क्वेश्चन आपको मिला है करने के लिए कि इस क्वेश्चन का सी प्रोग्राम लिखिए, तो उस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से एक स्लैश स्टार, फिर बीच में क्वेश्चन पूरा, फिर स्टार और फिर स्लैश का डंडा कर खींच देते हैं, जिससे वो क्वेश्चन आपका मतलब बीच में क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इस तरह से जो मेन सबसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें क्वेश्चन लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन कहते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे नोट कर लेना। अब मैं आपको एक एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, है ना। तो सेकंड सेक्शन के बारे में लेके चलते हैं, इसको आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से देखकर नोट कर लीजिए। तो भाई हमको ये ऐसे तो पूछा जाएगा नहीं कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए आप, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या होता है,
तो प्रोग्राम की शुरुआत, जो शुरुआत होती है ना, में दो हेडर फाइल होती हैं। दो हेडर फाइल का यूज किया जाता है, जिसके बिना प्रोग्राम चल नहीं सकता। ठीक है, वो दो फाइल कौन कौन सी होती हैं? इंक्लूड studio.h और include conio.h। ठीक है, यहाँ हैश क्या है? प्री प्रोसेसर है, जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। ठीक है, स्टूडियो की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो की होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, डॉट की होती है एक्सटेंशन, और डॉट का एक्सटेंशन होता है एच, मतलब होता है हेडर फाइल। हेडर का मतलब सबसे स्टार्टिंग में मिलेगी। ठीक है, तो दो फाइलें होती हैं हेडर फाइल, जिसका यूज़ हम करते हैं शुरुआत में, और इसके बिना आपका जो प्रोग्राम है वो चल सकता नहीं है, ये बात फिक्स है। कौन सी दो फाइलें होती हैं? ये दोनों फाइलें होती हैं इंक्लूड हैश के साथ में। ठीक है, ऐसे ही लिखना है इसको, हैश के साथ में, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, हैश के साथ में लिखना है भाई। यहाँ प्री प्रोसेसर है हैश, पहले से जो हम प्रोसेसर बनाते हैं कि भाई ये फाइलें ऐसी कैसे रहेंगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब ये तो कंपलसरी है, जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। हैश क्या करता है? सोर्स कोड को, यानी जहाँ से हम प्रोग्राम चलाते हैं वो मशीन कोड में चेंज करता है। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, डॉट का मतलब डॉट होता है एक्सटेंशन, और एच होता है हेडर फाइल। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये आपका सेकंड वाला पार्ट है लिंक सेक्शन। हम थर्ड पार्ट लेके चलेंगे, जिसका नाम है डेफिनेशन सेक्शन। तो देखिए, थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा? डेफिनेशन सेक्शन है हमारा। इस सेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो जब कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाते समय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इक्वेशन या मेथड का यूज़ करते हैं, और मेथड की ज़रूरत होती है। तो इस सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाते हैं ना,
तो उसमें इक्वेशन और मेथड की जरूरत पड़ती है हमारे को, तो हम इस डेफिनेशन सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हैश के साथ डिफाइन, ठीक है, पाई का मान कितना होगा भाई 3.14, तो पाई लिख के कितना लिख देंगे आगे 3.14, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं है, छोटे छोटे पार्ट ही हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन। यदि हम कोई फंक्शन का प्रोग्राम, फंक्शन का जो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें वॉइड या वेरिएबल, तो उसमें हम वेरिएबल लिखते हैं ना भाई, वेरिएबल वॉइड मेन से पहले डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर की जाती है, जिसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है भाई, जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, हम तो फंक्शन को प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वेरिएबल जो है वो वॉइड मेन से पहले डिक्लेयर किया जाता है, जिससे हम क्या बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर केवल फंक्शन का को डिक्लेयर करते हैं हम, किस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आती है वॉइड मेन सेक्शन की, जिसमें दो होते हैं, एक तो डिक्लेरेशन और एक होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसका मैं भी यहाँ बता देता हूँ कि जो डिक्लेरेशन होता है ना, वो तो हमेशा क्या होता है लोकल वेरिएबल, यानी कि वॉइड मेन से बाद वाला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और ठीक है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिक्लेरेशन के अंदर। और हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होता है, इसमें डिक्लेयर कर दिया आपने, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ, ठीक है, प्रिंट एफ स्कैन एफ कंडीशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या होता है, प्रिंट एफ का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का आउटपुट देना, प्रिंट निकालना। ठीक है, स्कैन एफ का मतलब होता है उसको इनपुट में लेके आना। तो इस कंडीशन का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और डिक्लेरेशन को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल जिससे हम का यूज करते हैं डिक्लेयर करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं डिक्लेरेशन। और लास्ट हमारा यूजर डिफाइन सेक्शन। ठीक है, और ये होता है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, ये हमेशा एंड में किया जाएगा। जो यूजर डिफाइन सेक्शन होता है यह है प्रोग्राम के हमेशा अंत में किया जाता है, क्या करते हैं अंत में किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें पता चलता है कि प्रोग्राम क्लोज हो गया है। ठीक है, इसमें प्रोग्राम को क्लोज किया जाता है। और क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करते हैं गेटस से। ठीक है, आउटपुट भी कहते हैं इसको, जैसे गेट एच। इस गेट एच का मतलब होता है गेट एच सी एच,
ये प्रोग्राम आपका हो गया क्लोज। ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि प्रोग्राम को क्लोज कर दो। ये जो गेट है या जो डिफाइन सेक्शन है, ये बताता है कि अब प्रोग्राम का काम खत्म हो गया, अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम एक लेके चल रहे हैं एक सी प्रोग्राम का क्वेश्चन, उसमें आप देखिएगा इस सब चीज़ों का यूज़ हम करेंगे। तो देखते हैं, इधर देखिए, अब उस क्वेश्चन कैसा आएगा ये आपको पता चली जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, ऐसे देखो, ऐसे बना हुआ आएगा, राइट अ सी प्रोग्राम। मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ ये आएगा, राइट ए सी प्रोग्राम, ठीक है, टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। अब सी प्रोग्राम बनाने का जो फंडा है उसी को समझ में आएगा जो पहले की सब चीज़ें अच्छे से जानता होगा। ठीक है, तो अब पता ही है कि स्टार्टिंग में 2 फाइलें आएंगी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। ये 2 फाइलें आएंगी ना स्टार्टिंग में, तो हेडर फाइल। फिर आएगा वॉइड मेन, फिर इससे हम करते हैं स्टार्ट, किसकी, इनपुट की या किसी फंक्शन की। फिर देखो ये है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं और पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते हैं, यानी कि फ्लोट का बताया था ना आपको मैंने, क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो फ्लोट लिखेंगे क्योंकि आपके पास इनमें दोनों तरह से नंबर आ सकते हैं ना, केवल इंटीजर थोड़ा आएंगे। तो फ्लोट PRT और SI 4 इनपुट करते हैं हम। मैं सीखा था, किससे सीखा था, एल्गोरिथम में सीखा था ना। ये चीज़ें CLR SCR जो है, क्लियर स्किन, ये आप रखेंगे इसको ऐसे कैसे। फिर देखेंगे हम प्रिंट एफ, एंटर दी नंबर, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको आप एंटर कर देंगे, मूलधन हो गया, विषधन हो गया, जो भी है। ठीक है, स्कैन एफ और F, एंड P एंड R और एंड T। ये तो होता है PRT और SI। तो 3 तो आपके क्या इनपुट है और एक क्या है आपका आउटपुट। तो इनपुट कितने हैं, एक तो P इनपुट है, R और T। तो ये मैंने लगाया ना ये S, ये जो ई साइन बनाया ऐसे इस तरह से, इसका मतलब होता है कि आपने ये वैल्यू जो P की है वो उसमें इनपुट कर दी है। ठीक है, इनपुट करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसको तो ऐसे 3 बार इनपुट किया गया और F का मतलब क्या है, फंक्शन के रूप में लिखा गया। अब रूल क्या है इसका, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, ये जो साइन है ना, ये सेमीकोलन का जो साइन है, ये हमेशा चलता रहेगा साथ साथ। सेमीकोलन का साइन कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा साथ साथ चलता रहेगा। प्रिंट F SI बराबर F, यह बन जाएगा इधर SI ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा ये गेट एच और ये हो जाएगा बंद फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सी प्रोग्राम तैयार हो गया है। ध्यान देख लो, पहले 2 फाइलें आएंगी मेन, ये तो हमेशा आएंगी, वर्ड में लिखा जाएगा, फिर स्टार्ट होगा ये, फिर फ्लोट या इंटीजर में से कुछ भी लिखोगे आप, वो तो देखा जाएगा कि क्वेश्चन कैसा दे रखा है आपको। ठीक है, तभी उस हिसाब से लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में एक केवल इवन नंबर्स पूछे गए हैं,
और नंबर पूछे गए हैं, इसका बनाना है तो भाई इंटीजर ही आएगा। फिर CLR क्लियर स्क्रीन, इसे हम कहते हैं, ये आएगा, इसके आगे ब्रैकेट लगेगा, प्रिंट के बाद एंटर द नंबर। ये हमेशा यहाँ तक तो काम आपका ऐसे कैसे होगा, बस ये चीज़ चेंज होती रहेगी जो भी आपने इनपुट करना है। फिर स्कैनएफ, अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके F कॉमा में फिर एंड P एंड R और एंड T, फिर ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, आगे सेमीकोलन का साइन हर जगह लगेगा, अगर नहीं लगा साइन तो फिर इसका मतलब सवाल गलत है, मतलब जो ये है मिस है, एरर दिखा देगा वो, ठीक है। प्रिंट एफ ऐसा ही बराबर एफ जो भी वैल्यू रखी गई है वो ऐसे ही में आ जाएगी, और गेट एच के बाद ये ब्रैकेट और इस कॉलम बंद, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है वो पूरा तैयार हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, पढ़ते रहिए, खूब ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करिए, आपको पूरा सॉल्यूशन हम बता देंगे। थैंक यू।